गुड मॉर्निंग मेरे सभी प्यारे भाइयों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज के सेशन में हम एसएससी स्टेनोग्राफर के बारे में बात करने जा रहे हैं। एसएससी वैसे तो अपने बहुत ही अच्छी टाइम पे है, हर एक एग्ज़ाम अपने उसी सेशन में एग्ज़ाम कंडक्ट करा दे रही है, लेकिन आज एसएससी का जो नोटिफिकेशन है स्टेनोग्राफर को लेकर, नोटिफिकेशन कम मजाक ज़्यादा है। मजाक ज़्यादा है इन द सेंस कि वैकेंसी बहुत ही कम है। बहुत ही कम होने का इन द सेंस है कि जो हमारा एसएससी का जो सेंट्रल लेवल एग्ज़ाम है उसमें 200 पोस्टों का आना कहीं ना कहीं ये बताता है कि ये बड़ी एक लापरवाही भी है और आपके साथ कहीं ना कहीं मजाक भी है। तो देखते हैं हम आगे इस सेशन में कि स्टेनोग्राफर के बारे में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एग्ज़ाम्स कैसे होते हैं, एग्ज़ाम्स के बाद की प्रोसेस क्या है। तो सभी इन चीज़ों को हम बारी बारी देखते हैं। लेकिन ये जो नोटिफिकेशन है ये बहुत ही लोवेस्ट अपने नंबर में है। तो खैर इसके लिए कोई कैंपेन अगर कराया जा सकता है तो आप लोग सपोर्ट कीजिए, आगे आइए इस कैंपेन में भाग लीजिए। हम लोग चाहते हैं कि इसके लिए भी कैंपेन किया जाए, ट्विटर कैंपेन भी हो सकता है और एसएससी सुनती भी है। एक बहुत अच्छा प्रोसेस भी है ये कहीं ना कहीं, और एक शांतिपूर्ण ढंग से हम अपनी बातों को रख पाते हैं। तो देखते हैं आगे इस सेशन में क्या है, कैसे है इसका। तो एसएससी सिलेक्टेड ही सिलेक्शन दिलाएंगे। एसएससी स्टेनोग्राफर के बारे में आज कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करनी है, तो आगे बढ़ते हैं इस बारे में। तो ये एसएससी का नोटिफिकेशन है जो रात को रिलीज हुआ है, जिसका डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 6 जून 2025 से लेकर 26 जून 2025 तक है। यानी 20 दिन का समय दिया गया है हमें अपने फॉर्म को फिल करने के लिए। उसके बाद जो फॉर्म फिल करने के बाद का जो प्रोसेस है, उसके बाद है फर्स्ट में जो पेपर फर्स्ट है वो है आपका 6 अगस्त से लेकर 11 अगस्त तक। यानी यदि हम 6 जून को भी कंसीडर करते हैं, आज तो 7 जून है, 6 जून को भी अगर हम कंसीडर करते हैं तो पूरे 2 महीने का समय है। 2 महीने का समय यानी 60 दिन। 60 दिन में यदि हम अपनी 50 दिन की भी तैयारी को अच्छी करें तो हम एक अच्छा मार्क्स गेन कर सकते हैं। ये सिर्फ उनके लिए क्लास हो सकती है जो पढ़ाई पहले से कर रहे हैं, स्टेनोग्राफी की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ये सिर्फ प्री का एग्ज़ाम नहीं है कि आप प्री पास कर गए और आप इसलिए जोर शोर से 2 महीने तैयारी कीजिए। आपका ये समय भी बर्बाद होगा यदि आपने स्टेनोग्राफी नहीं सीख रखी है। आपकी टाइपिंग स्पीड 90 वर्ड पर मिनट और 100 वर्ड पर मिनट नहीं है, तो आप कृपया इसकी तैयारी ना करें, इसके लिए किसी क्लासेस को ज्वाइन ना करें। अपना समय 2 महीने का समय बहुत ही कीमती है, क्योंकि आगे आने वाले समय में CGL, CHSL, CPO, MTS, GD, स्टेनो तो सबसे फर्स्ट में ही है, ये सारे एग्ज़ाम्स हैं। तो आप अपना समय बर्बाद ना कीजिएगा। यदि आपको स्टेनोग्राफी और आपको टाइपिंग नहीं आती हो, हिंदी या इंग्लिश, आप जिसमें भी ऑप्ट कर सकते हैं आप अपने सुविधा अनुसार। तो चलिए, पहला हो गया कि 6 जून से फॉर्म अप्लीकेंट फिल कर सकते हैं आप अपना। उसके बाद 6 अगस्त से 11 अगस्त तक एग्ज़ाम है। अब इसके बाद देखते हैं इसमें ग्रेड सी और ग्रेड डी दोनों है, मतलब कि ग्रुप सी और ग्रुप डी। स्टेनोग्राफर जिसका पूरा नाम एसएससी स्टेनोग्राफर CND होता है, जिसमें C का एक अपर वैल्यूएशन है और D का थोड़ा सा उससे लोअर है। अब देखिए इसमें सिर्फ 261 वैकेंसी की ही बात की जा रही है। ये बहुत ही अच्छा मजाक है एसएससी का, क्योंकि मैं जब 2022 वाला एग्ज़ाम पास किया था उस समय मुझे लगता है कम से कम 1000 समथिंग वैकेंसी था। मतलब कह सकते हैं 1100 के आसपास में राउंड अबाउट में वैकेंसी थी। एक अच्छा वैकेंसी होता है कि भाई सेंट्रल लेवल है, जिसमें पूरे भारत के लोग कहीं ना कहीं से हर एक एस्पायरेंट फॉर्म भरता है। कहीं ना अगर उसको ज्वाइन नहीं भी करना तो एग्ज़ाम देना चाहता है कि मैं अपियर हूँ, मैं अपने आप को जांच पाऊँ, मैं कितना अच्छा कर पा रहा हूँ, कितना पढ़ा है मैंने। खुद को एक जज करने का तरीका होता है कि आप डायरेक्ट आप जो कमीशन के एग्जाम्स हैं आप उसमें बैठिए। मॉक टेस्ट तो सभी दे ही रहे हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन जिस मोड में भी हो। तो इसमें सिर्फ टेंटेटिव वैकेंसी, टेंटेटिव ही दिखाती है एसएससी, आपको डेट भी टेंटेटिव होता है, आपकी वैकेंसी भी टेंटेटिव होती है। अब ये बताइए कि यहाँ कितना वो इंक्रीज करेगा कि मिनिमम 1000 के आसपास पहुँचेगा। कहेगा मैंने तो 500% बढ़ा दी, 5 गुना कर दिया मैंने।
ठीक है, वो भी कर दे, वो 500 नहीं 500 गुना नहीं 1000 गुना बढ़ा दें, वो भी अच्छी बात है, क्योंकि वहाँ वैकेंसी 2000 कम से कम होनी चाहिए थी। हालांकि हम इस पर कोई प्रेशराइज नहीं कर सकते हैं कमीशन पे कि ऐसा ही क्यों है, लेकिन अपनी बातों को एक शांतिपूर्ण ढंग से हमें रखने का पूरा अधिकार है और हमें रखना भी चाहिए। तो वैकेंसी की बात हो गई, बहुत ही कम है जो कि 261। अभी इसमें सी और डी है, इसके बाद भी अभी कैटेगराइजेशन अलग अलग है, ओबीसी कैटेगरी, जनरल कैटेगरी, एससी एसटी, वो छोड़िए। उसके बाद भी है, अभी एक्स सर्विस मैन है, अलग अलग कैटेगरी के लोग हैं। तो इसमें देखते हैं। उसके बाद एलिजिबल ये क्या कहते हैं, एक्स सर्विस मैन आर रिजर्व फॉर ओनली ग्रुप सी पोस्ट, स्टेनोग्राफर ग्रुप डी। अब देखिए इसके हम बात करते हैं कि इसका अब तो हो गया लगभग, यही सारी चीज़ें हैं कि ओबीसी को 3 साल का एज रिलैक्सेशन, जनरल को तो 25 साल तक ही एज लिमिट है। उसके बाद देखिए एससी एसटी को 5 साल, ओबीसी को 3 साल, पीडब्ल्यूबीडी अनरिजर्व्ड को 10 साल, ओबीसी को 13 साल और पीडब्ल्यूडी एससी एसटी को 15 साल। एक सर्विसमैन को 3 साल का आफ्टर रिडक्शन ऑफ द मिलिट्री सर्विस रेंडर्ड फ्रॉम द एक्चुअल एज ऑन 1/8/2025। जो एसएससी के लगभग मैं देख रहा हूँ एग्जाम्स हैं 2025 के, या फिर 2023 या 24 से इसको बदला है उन्होंने। पहले जनवरी को एज रिकॉग्निंग इशू होता था, डेट होता था, अभी इन्होंने 1/8 को कर दिया है। ये अलग अलग कैटेगरी के लोगों के लिए बारे में बताया गया है कि वो कितनी एज तक एग्जाम को फिल कर सकते हैं। उसके बाद ये एक्सप्लेनेशन दिया गया है, पैरा दिया गया है। यदि आपको कोई इशू आता है, आप किसी ऐसा लगता है कि मैं किसी खास इशू में पढ़ रहा हूँ, मुझे फॉर्म भरना चाहिए या नहीं भरना चाहिए, तो आप उसके लिए मैसेज कर सकते हैं। आते हैं अपने एक सेकेंड। आते हैं पेज पे अपने। तो इसका एग्जाम एसएससी स्टेनोग्राफर 2025 है। एसएससी स्टेनोग्राफर, स्टेनो लिखता हूँ शॉर्ट फॉर्म में, 2025। इसमें क्या है कि आपने देखा 6 जून से, अरे यार फिर यही आ गया, 6 जून से 26 जून तक आपको फॉर्म फिल करने का टाइम दिया गया है। इसके बाद 6 अगस्त से 11 अगस्त तक आपको प्री के पेपर कराए जाएंगे। प्री होने के बाद अब प्री में क्या क्या आते हैं तो उसके बारे में बात करते हैं। प्री में आते हैं तो जो 200 क्वेश्चंस, 200 मार्क्स, और किसी कैटेगरी से आते हैं जैसे वो हैंड, मतलब किसी भी तरह से वो डिसेबल्ड हैं, फिजिकली डिसेबल्ड हैं, तो उनको 2 घंटे और 40 मिनट का समय दिया जाता है। तो मैं नॉर्मल बात करता हूँ कि प्री में जो है 200 क्वेश्चन, 200 मार्क्स आते हैं, और टाइम आपको, टाइम ड्यूरेशन जो होता है आपको 2 आवर्स होते हैं। ठीक है, अब इन 200 क्वेश्चंस में क्या क्या आते हैं, कैसे प्रश्न आते हैं, उसके बारे में बात करना है हमें। तो पहला है सब्जेक्ट, इसमें 3 सब्जेक्ट। ये सबसे अच्छी बात है कि जिसको मैथ्स नहीं आती है, मैथ्स पढ़ने में कोई इंटरेस्टेड नहीं है, या फिर वो मैथ्स पढ़ा नहीं, बैकग्राउंड नहीं रहा उसका,
तो इस एग्ज़ाम को बहुत अच्छे से क्वालिफाई कर सकता है यदि उसने तैयारी अच्छी की हो तो। इसमें जो पहला सब्जेक्ट है वो है इंग्लिश, ठीक है। दूसरा है रीजनिंग, और तीसरा है जीके जीएस, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, ठीक है। जो इंग्लिश के क्वेश्चन आते हैं वो 100 क्वेश्चंस आते हैं 100 मार्क्स के। रीजनिंग 50 क्वेश्चंस 50 मार्क्स के, और जीके जीएस भी 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के। ये पूरे 200 क्वेश्चंस 200 मार्क्स, ठीक है। ये इसका सिलेबस है। सिलेबस कोई बहुत वास्ट नहीं है। इंग्लिश जो इसकी आती है बहुत ही सिंपल। यदि कोई 12th का बच्चा अच्छे से पढ़ाई किया हो, ये एग्ज़ाम भी 12th लेवल का ही है, तो उसमें क्या करता है वो बहुत अच्छा कर सकता है। क्योंकि इसके इंग्लिश के सिलेबस की हम बात करें तो कम से कम तो 40 क्वेश्चन, 36 से 40 क्वेश्चन तो वॉइस और नरेशन, सिर्फ 40 क्वेश्चन, 36 से 40 क्वेश्चन, जैसे मैं देखा हूँ इतना क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं दोनों को मिलाकर। तो 40 नंबर तो ऐसे ही ला दिए 40 क्वेश्चन का। उसके बाद आता है करीब करीब 20 नंबर का कॉम्प्रिहेंशन रहता है और क्लोज टेस्ट मिला के। बाकी जो पार्ट है वो कैब का है। इसमें भर भर के सिनोनिम्स भी आते हैं, एंटोनिम्स आते हैं, इडियम्स एंड फ्रेज आते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आता है, करेक्ट स्पेलिंग आता है, और भी जो पार्ट्स हैं वोकैब के वो सारे इसमें आते हैं, इंक्लूड होते हैं। क्योंकि कम से कम 5-5 सबके देते हैं, और 5 अगर 5 भी मुख्य कल में बताया था पार्ट्स, जो एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, इडियम्स, वर्ड सब्स्टिट्यूशन और करेक्ट स्पेलिंग, 5-5 भी दे तो यहाँ से 25 मार्क्स केवल यही हो जाते हैं। मतलब इंग्लिश का सिलेबस ऐसा है जिसको कवर किया जा सकता है बहुत ही कम समय में इसके स्टेनोग्राफर के लिए। और उसके बाद इंग्लिश हो गया। इंग्लिश में उसके बाद रीजनिंग। तो रीजनिंग मेरे भाई सभी एग्जाम्स का लगभग सेम है, और इसमें भी अच्छी रीजनिंग आती है। कोई सोच रहा है मैं रीजनिंग बनाता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, तो ये गलती एक बार स्टेनोग्राफर के एग्ज़ाम में मुझसे भी हुई है। शायद 2020 का था एग्ज़ाम वो, तब मुझसे ये गलती हुआ था कि मैं रीजनिंग बना लूँगा, और उस टाइम मेरे इंग्लिश में मार्क्स 94 मार्क्स थे। और जो अभी 2022 में जो क्वालिफाई किया एग्ज़ाम स्टेनो का 2022 में, इसमें मेरे मार्क्स 95 थे आउट ऑफ 100, और मैं बोथ सी एंड डी के लिए क्वालिफाई किया था, ठीक है। जो मेरे इंग्लिश के मार्क्स थे एसएससी स्टेनोग्राफर 2022 में 95 मार्क्स थे मेरे 100 में से। तो आप जुड़ सकते हैं एक अच्छी तैयारी के लिए, एक अच्छा गाइडेंस के लिए कि सर कैसे भैया आप कैसे इतना अच्छा स्कोर किए, अब कैसे आप, मतलब मैं अपनी चीज़ों को रखूँगा अपनी तरफ से कि मैं कैसे मैंने अपनी तैयारी की। आपको भी वैसा फॉलो करना चाहिए। यदि आप 25 में नहीं दे रहे हैं, 26 में देना चाहते हैं, तो आपको, आपके लिए तो बहुत अच्छी बात है कि आप एक जीरो से हमारे साथ जुड़ के चीज़ों के साथ एकदम शुरू से लगे रहिए, ठीक है। उस पर बात करते हैं आगे। तो ये इंट्रोडक्शन हो गया रीजनिंग का। उसके बाद रीजनिंग आपको पढ़नी पड़ेगी, बनानी पड़ेगी, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आप सोच रहे हैं मैं जाके मार के आ जाऊंगा, आंसर क्लिक करके आ जाऊंगा, तो मैं बता रहा हूँ बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। यहाँ जो कट ऑफ जाने जो 22 में गई थी वो करीब 145 से 150 थी, ठीक है। अभी तो मैं 200 भी नहीं कह सकता, जितनी वैकेंसी है मैं 200 भी नहीं कह सकता भैया आउट ऑफ 200 में से, मैं 200 में से 200 भी नहीं कह सकता। पता नहीं यहाँ क्या होने जा रहा है, किसी के 210 नंबर भी आ सकते हैं, नॉर्मलाइजेशन वाला ऐसा खेल चला। हालांकि अब उसको काफ़ी इंप्रूवमेंट करने की बात की गई, इंप्रूव करेगा कमीशन, तो ऐसा नहीं है। लेकिन जो वैकेंसी को मैं देख रहा हूँ उसमें 261 वैकेंसी, बहुत ही मतलब क्या कहें तुच्छ बात है उस वैकेंसी के लिए, इस एग्ज़ाम के लिए। मैं देखा हूँ जो इसका सिनेरियो है कम से कम 2000 के आसपास तो रहता है इसका फॉर्म वैकेंसी, 2000 तो मिनिमम रहता है। मैं जब दिया था शायद 1100 के आसपास था, उस समय कट ऑफ लगभग यही रहा था। और मेरे 95 मार्क्स, मैं बता रहा हूँ जीएस तब भी मैं नहीं पढ़ा था अच्छे से, 95 मार्क्स मेरे इसमें थे, 45 मार्क्स थे मेरे रीजनिंग के,
रीजनिंग में मेरी भी गलती हुई थी। उसके बाद जीएस में शायद बहुत ही कम मार्क्स थे, लेकिन मैं अच्छा था, सी एंड डी दोनों बहुत ही अच्छे मार्क्स से मैं क्वालिफाई किया था, क्योंकि मेरा इंग्लिश हमको आगे बढ़ा दिया ना। ये 95 मार्क्स, 95% मार्क्स हुए ना 100 में से। तो इसको आप किसी भी एक सब्जेक्ट को आप अच्छे से तैयार कीजिए कि उस एग्जाम का, हो सकता है मैथ ही हो सकता है रीजनिंग है। और रीजनिंग में 45 मार्क्स आते हैं, 5 नंबर यहाँ क्यों कटा? ये तो 50 में 50 करने वाली चीज़ें हैं रीजनिंग। लेकिन बता रहे हैं वहाँ जाने के बाद एक दो गलतियाँ सिली मिस्टेक होती हैं आपसे। अभी 4 क्वेश्चन में गलत किया तो 1 नंबर तो ऐसे ही कट गया उसका। तो आप चीज़ों को धीरे धीरे समझिए, देखिए। और अब जो तैयारी, मैं फिर से कह रहा हूँ, जो बच्चे तैयारी शुरू करना चाहते हैं वो कृपया एसएससी स्टेनोग्राफर 2025 की तैयारी ना करें। उनको डिमोरलाइजेशन के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि एक तो समय है केवल 2 महीने, 6 जून से 6 अगस्त तक। उसके बाद भी आपने तैयारी अच्छी नहीं की है, वैकेंसी का भी कुछ कह नहीं सकते हैं कैसा है नहीं है। और बात सभी यही कह रहे, हो सकता है मेरी बातों को कोई कटाक्ष कर सकता है, मुझे तो एक ही वैकेंसी से मतलब है ना। तो भैया केंद्र सरकार की नौकरी क्या 261 होनी चाहिए? इस एग्ज़ाम को लेके जहाँ 1000 2000 वैकेंसी आती रही हैं, वहाँ 261 होना चाहिए, जो बात की बात है। लेकिन क्या 261 में आप कौन सी फाइट करने जा रहे हैं? इतना पढ़ लिख के आप कौन सी फाइट करने जा रहे हैं जहां आपके लिए अपॉर्चुनिटीज ही क्लोज कर दी जा रही हैं? वो तो बात अच्छी है, कोई ना कोई तो 261 में से भी तो क्वालिफाई करेगा भैया, कोई तो क्वालिफाई करेगा। किसी के तो 190 195 160 नंबर आएंगे, कोई तो होगा 150 तक भी आएगा। तो उस पर बात नहीं करना है, आप इन चीज़ों को देखिए। इंग्लिश के बारे में बता दिया, इंग्लिश को आपको मैं कंप्लीट गाइड करूंगा। रीजनिंग आप किसी भी टीचर को आप पढ़ सकते हैं, जो भी आपको पसंद आते हैं, या फिर प्रैक्टिस कीजिए। सबसे अच्छी बात है जो पढ़ चुके हैं वो प्रैक्टिस कीजिए, खुद से 1-2 सेट लगाइए पर डे। 50 क्वेश्चन में मुझे लगता है कि 25 मिनट ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। 25 मिनट छोड़िए, 30 मिनट भी आप अगर दे देते हैं समय को, देखिए इसमें अभी मैं टाइम डेडिकेशन भी बताऊंगा कितना समय आप किसको दे सकते हैं। आपकी कोई भी सब्जेक्ट कमज़ोर भी है तो आप इस एग्ज़ाम को जो पढ़ चुका है बहुत ईजिली क्वालिफाई कर सकता है, बहुत ईजिली। अगर उसने मैथ्स पढ़ा भी है, उसको स्टेनोग्राफी देने का मतलब उसका मूड है कि उसको क्वालिफाई करना है, तो वो दे सकता है बिल्कुल, और देना भी चाहिए। तो हम देखते हैं उसके समय को। इंग्लिश की बात हो गई, रीजनिंग की बात हो गई, और जीके जीएस का क्या है कि यदि आप 90 से कम मार्क्स लाते हैं आप इंग्लिश में, देखिएगा एक बार मार्क्स को थोड़ा सा एग्रीगेट कीजिए अपना, और यहाँ 45 से नीचे गए तो 9 4 13 135 मार्क्स हो रहे हैं भैया। और यदि आपके 25 से 30 नंबर नहीं आए जीएस में, तो आपकी ये बत्ती गूल हो जाएगी यहाँ से। 135 और 25 160, मुश्किल है 160 में सिलेक्शन। प्री का बात कर रहा हूँ मैं, मेंस की बात, फाइनल सिलेक्शन की बात रही है। प्री भी इस बार मुश्किल है 261 वैकेंसी में। हो सकता है कि इससे अच्छी कट ऑफ जाए, इससे नीचे कट ऑफ जाए, पेपर के ऊपर डिपेंड करता है, बच्चों के अटेंडेंस के ऊपर डिपेंड करता है, कैसे बच्चे बैठ रहे हैं उस एग्ज़ाम में। हो सकता है फॉर्म गिरे 10 लाख और अटेंडेंस हो जाए 1 लाख। तो बात की बातें हैं, एग्जाम के बाद उस पर डिस्कस किया जाएगा। लेकिन आप 90 से कम अगर इंग्लिश में सोच रहे हैं तो आपका सिलेक्शन मुश्किल है। रीजनिंग में 45 से कम ला रहे हैं तो भी मुश्किल है, क्योंकि जीके जीएस का कोई ठीक नहीं है कि कैसा है नहीं है। हो सकता है आपके फेवरेबल एग्जाम हो जाए, और 50 क्वेश्चन रहता है तो बहुत अच्छा रहता है, एज रहता है कि आप उसमें बना सकते हैं क्वेश्चंस को। कम से कम यदि 25 से 30 तक तो आप कर सकते हैं, इतना तो आप बना सकते हैं। तो आप ऐसे लेकर चलिए कि हाँ मेरे रीजनिंग में 20 मेरे जीएस में 20 मार्क्स आते हैं, तो मैं रीजनिंग में कितना ला सकता हूँ, इंग्लिश में कितना ला सकता हूँ। यदि नहीं आ रहा तो फिर प्रिपरेशन को अपना अच्छा कीजिए। यदि आपने फाउंडेशन नहीं पढ़ा तो फाउंडेशन पढ़िए। आपको लगता है पढ़ लिया फाउंडेशन तो आप टारगेट बैच में जाइए, मतलब कि जिसमें आपको एग्ज़ाम को हैंडल करने का तरीका बताया जाएगा। अब देखिए विषय हैं हमारे 3, इंग्लिश, रीजनिंग एंड जनरल नॉलेज। अब आप बताइए कि यहाँ आपको 200 में से 160 नंबर कम से कम चाहिए। मान लीजिए 160 कट ऑफ जा रहा है, एक समय थोड़ा सा मान लीजिए 2 मिनट के लिए कि 160 कट ऑफ जा रही है, वैकेंसी बहुत कम है, बहुत ही कम है वैकेंसी। 160 से ऊपर भी कट ऑफ जाएगी। मैं कट ऑफ एनालिसिस नहीं कर रहा हूँ, मैं एक बस आपको मार्क्स गेन करने का तरीका बता रहा हूँ।
अब इंग्लिश में कोई कह रहा है मेरे 70 से 80 मार्क्स आ रहे हैं, चलिए मैं 70 से 80 मार्क्स ले लेता हूँ, काफ़ी स्टैंडर्ड मार्क्स होता है। लेकिन मैं तो पूरा पूरा का नीचे बात नहीं करता, 50 में 50, 100 में 100। अलग बात है कि आपके 100 में से 50 नंबर ही आ जाएं, वो अलग बात है कि आपके 100 में से 90 नंबर आए, वो बात की बात है। लेकिन हमें 100 से नीचे सोचना ही नहीं है। जिस एग्ज़ाम में जितना है मेरे भाई, CGL में मेरे 50 में 50 हैं, CHSL में 50 में 50 है, DPSCM का एग्जाम होता है 20 क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन इंग्लिश में है। उसके बाद CRPF ASI SCM उसमें 25 में 25 है, जबकि SCM ASI SCM CRPF या फिर किसी पैरामिलिट्री फोर्स है जो BSF का होता है, CRPF का होता है, ITBP SSB का भी होता है, उसमें भी हिंदी आने के बावजूद भी मैंने इंग्लिश सेलेक्ट किया। क्यों किया? क्योंकि वहाँ मुझे कॉन्फिडेंस था कि मैं पहले इंग्लिश को देखूंगा। तो चलिए आप यहाँ 70 से 80 मार्क्स ले लिए। रीजनिंग में आप 40 से 45 आइएगा, मुझे भी पता है। और आप यहाँ 15 से 20 मार्क्स से ज़्यादा आप नहीं सोच रहे होंगे, तो आप एक मिनिमम को जोड़िए और एक अपने मैक्सिमम को जोड़िए। कितना हो रहा है? 70 40 110 125, ठीक है। यहाँ ये 80 40 120 145, 120 और 20 40 45 लीजिए। फिर भी सिलेक्शन मुश्किल है भैया, सिलेक्शन बहुत मुश्किल होने जा रहा है। सिर्फ प्री की मैं बात कर रहा हूँ, उसके बाद एक अलग कट ऑफ बनता है जो मेंस, जो ओवरऑल जो जॉब मिलता है, जो फाइनल सिलेक्शन होता है, उसका फिर से एक अलग कट ऑफ होता है। क्योंकि इसके बाद कुछ लोग तो टाइपिंग में छटेंगे, कुछ लोग स्टेनोग्राफी में छटेंगे, उसके बाद जाकर ना ये सब कंप्लीट होगा प्रोसेस। अब देखिए, अब मेरे मार्क्स को जोड़िए। मैं कह रहा हूँ यहाँ मिनिमम 90 से 95, 100 आ जाए। मैं कहता हूँ हर एक बच्चे का 100 आए एग्जाम में, वो इस तरह से पढ़ाई करे कि कम से कम 90 से 100 के बीच आए। रीजनिंग में 45 से कम की बात नहीं, और 50 आए तो बहुत अच्छी बात है, आते भी हैं। और यहाँ मैं 20 से 25 की बात करूँगा, 30 तक आ जाए तो भी अच्छा है। यदि आपको 50 आ जाए तो भाई बहुत अच्छी बात है, मेरे स्ट्रेटजी को भी आप क्रैक कर पा रहे हैं। 9 4 13 2 15 155, ठीक है। 9 5 14 2 16 170 लीजिए। आप यहाँ से मैक्सिमम वाले आउटपुट में आप क्रॉस कर पा रहे हैं, और यहाँ आइएगा तो शायद थोड़ा सा रिस्की होगा। लेकिन आप यहाँ जाते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ 170 ही कट ऑफ है, लेकिन आपको ये सिनेरियो रखना पड़ेगा। आपको इंग्लिश नहीं आती है लेकिन रीजनिंग तो आती है ना, और GS में 50%, यदि आप किसी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं और आपके मार्क्स 50% भी नहीं आ रहे हैं, तो फिर आपका पढ़ना बेकार है। आप अपने स्ट्रेटजी को बदलिए, अपने तरीका को बदलिए, और आइए फिर इस पे एग्ज़ाम के सिलेबस पे क्राइटेरिया कैसा है, एग्ज़ाम कैसा है। चलिए, ये हमारा प्री का जो डिस्कशन हुआ हो गया। प्री के बाद आता है मेंस। जो इसका मेंस होगा वो होगा एक, आपको ट्रांसक्रिप्शन दिया जाता है लिखने के लिए, कंप्यूटर पे ही मेनली उसको किया जाता है। तो आपको मिलता है एक पैराग्राफ पेज, जो भी एक समरी, जो भी एक कंप्रीहेंशन होता है, आपको उसको 15 मिनट 10 मिनट, हिंदी जैसा हो उसका अलग अलग ट्रांसक्रिप्शन का टाइम मिलता है। उसके बाद टाइपिंग, जो टाइपिंग है वो है C के लिए 100 वर्ड पर मिनट, 100 वर्ड पर मिनट, और 90 वर्ड पर मिनट। ये D के लिए है, ये C के लिए है। और C और D के जो अलग अलग क्राइटेरिया हैं, इसकी सैलरी भी अलग अलग है। मुझे लगता है कि इन दोनों में सैलरी का गैप लगभग 10,000 के आसपास है, ठीक है। ये तो बात सैलरी की हो गई, वो अलग बातें हैं। लेकिन ये अच्छा, बहुत अच्छा जॉब है, और मैं कई बार अपनी सिस्टर्स को भी मैं रिकमेंड करता हूँ कि भैया ये जो एग्ज़ाम है ना, लड़कियों के लिए बहुत अच्छा है। अगर कोई लड़की है और चाहती है कि मुझे ऑफिशियल मतलब ऑफिस वाला मतलब जॉब मिल जाए, आराम का नौकरी हो, बस टेबल वर्क होना चाहिए, तो ये स्टेनोग्राफी जो अभी वैकेंसी कम है ना, फिर 26 में सुधार सकता है, हो सकता है 25 में हमारे कैंपेन के बाद अच्छा हो जाए, क्या पता 1000 फिर से दे दे, तो 1000 वैकेंसी के बाद हम नहीं वहाँ जाके कोई प्रोटेस्ट कर सकते हैं, चाहे वो वर्चुअल हो या फिर फिजिकल हो, कुछ भी हो। तो मैं कहता हूँ हमेशा कि आप एक बार स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम आपको देना चाहिए, क्योंकि हो सकता है बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं जो भाग दौड़ को नहीं पसंद करती हैं, उनसे फिजिकल नहीं हो पाता। ऐसा तो कोई बात नहीं है, जो शुरू करेगा उसका ख़त्म भी होगा। तो एक तरह से हम देख सकते हैं कि इस जॉब में बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी होता है कि आपको पूरा ऑफिस वर्क का आपको मतलब वो मिलता है, ठीक है। तो
प्री की बात हो गई। प्री के बाद जो इसका सिलेक्शन प्रोसेस है वो है एक ट्रांसक्रिप्शन जो आपको लिखने को दिया जाता है, उसके बाद टाइपिंग। टाइपिंग होने के बाद एक फिर इसमें ओवरऑल मेरिट निकलता है कि इसमें कितने लोग पास हैं, इसमें कितने लोग पास हैं। जो फेल हो गए तो फेल ही हो गए, काम खत्म। उसके बाद इसका फाइनल सिलेक्शन बनता है कि फाइनल मेरिट कैसे तैयार किया जाएगा, इसके बाद का प्रोसेस है। तो ये चीज़ें हमारी हो गई। ये स्टेनोग्राफर के बारे में एक ऐसा मतलब इसका जो सिलेबस था, प्रोसेस, सिलेक्शन प्रोसेस था, उसको हम डिस्कस किए। मैं खुद भाई फिर से मैं बताना चाहूँगा 2022 स्टेनो, जो कि मुझे लगता है 17 नवंबर 2022 हो सकता है, 15, 16, 17, ये थोड़ा सा ये डेट मिसमैच हो सकता है, लेकिन मुझे याद है कि 17 नवंबर होगा। कि शिफ्ट में शायद मैं बैठा था, मतलब मेरा एग्ज़ाम था उसमें, तो उसमें मैं क्वालिफाई किया। ठीक है, इंग्लिश में मेरे मार्क्स थे 95, रीजनिंग में थे 45, और जीके जीएस में भी अच्छे मार्क्स थे, करीब 20 से 25, वही अराउंड अबाउट जो मैं बता रहा हूँ। मैं अपना मार्क्स बता रहा हूँ कि मैं जीएस को पढ़ाई उतने अच्छे से नहीं किया था। मैं 2-4 सब्जेक्ट ही पढ़ा था, जैसे पॉलिटी हो गया, क्योंकि मेरा ग्रेजुएशन में भी पॉलिटिकल साइंस था, ज्योग्राफी था, बायोलॉजी, और साइंस के 2-4 सब्जेक्ट, दो केवल फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में से केमिस्ट्री और बायोलॉजी को ही पढ़ा था। मतलब बहुत ही कम मार्क्स को, बहुत ही कम सब्जेक्ट पढ़ते हुए भी मैंने यहाँ से 20 से 25 मार्क्स गेन किया था। अब आप जोड़ सकते हैं 9, 4, 130, 40 और 20, 60, इसी राउंड अबाउट में मार्क्स भी थे मेरे, जो नॉर्मलाइज मार्क्स थे। तो उस समय सिलेक्शन हो गया था। अभी ये भी मुश्किल है, लेकिन आप ये तो कर सकते हैं ना, जो मेरे मार्क्स आए हैं आप उसको तो फॉलो कर सकते हैं। रीजनिंग देखिए, जो भी टीचर हैं, जो भी जिसके 50-50 आ रहे हैं उनसे तैयारी कीजिए। मैं कहता हूँ, हर बार कहता हूँ कि आप सिलेक्टेड लोगों से जुड़िए। मैं अपने बारे में एक बात बताना चाहता हूँ, बहुत ही ज़रूरी बात है, इसको मैं पेज को क्लोज करता हूँ। ये इंट्रोडक्शन यहीं तक रहा, जो स्टेनोग्राफर का सिलेबस और उसका सिलेक्शन प्रोसेस रहा। इसके बाद मैं अपनी जर्नी बताऊंगा, थोड़ा सा इसमें इंक्लूड करना चाहता हूं कि मैं क्यों हमेशा जोर दे रहा हूं कि सिलेक्टेड लोगों से आप पढ़िए, बात उनकी सुनिए, कम से कम क्या कह रहे हैं। मैं अपने बारे में बताता हूं कि मैं 2020 के एग्ज़ाम में फेल हूं, बिल्कुल बेशक कहूँगा, क्योंकि बहुत लोग यहाँ आकर अपनी असफलताओं को नहीं बताते हैं। मैं बताऊँगा मेरी असफलताओं से आप क्या सीख सकते हैं। सफलता तो बात की बात है, सफल तो हो ही रहे हैं कहीं ना कहीं, लेकिन असफलताओं के बारे में अपने कोई बात नहीं कर रहा है। वो सोच रहा है कि मेरी बुराई हो जाएगी, जो भी हो जाएगा। लेकिन मैं आपको उससे गाइडेंस देना चाहता हूँ। जैसे मैं 2020 फेल हूँ, 2021 पूरा शुद्ध फेल, कोई भी प्री तक नहीं निकला मेरा एग्ज़ाम। भाई मेरा जब प्री नहीं निकल रहा था तो मैं सोच रहा था कि मैं जिस कोचिंग में पढ़ रहा हूँ उस कोचिंग में भी कोई पास नहीं हो रहा है, कोई रिजल्ट लेकर नहीं आ रहा है। 2-4 पहले का भी आए, मैं 2021 में तैयारी कर रहा हूँ, 2018-17 का सिलेक्टेड बच्चा आए, कोई इंटरव्यू नहीं है, कोई सम्मान समारोह नहीं है। मतलब कि आप एक सिलेक्टेड बंदे से मिल के आप कुछ जान पाएँ, ऐसा कुछ भी नहीं था। कोचिंग में नहीं है, बिल्डिंग में नहीं है, आस पास पड़ोस में नहीं है। अगर कोई है तो वो मेरे स्ट्रीम का नहीं है, वो या फिर किसी और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, उसमें सिलेक्टेड होता। तो इंजीनियरिंग है, मेडिकल है, बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं। तो मैं सोचता था कि आखिर जिस एग्ज़ाम में इतनी तैयारी करने के बाद आपको लगता है कि जिस लड़के का एग्ज़ाम 50 में 50 आ रहा है, रीजनिंग 45, मतलब 90% मार्क्स से कम नहीं आ रहे हैं, मैथ्स में भी बहुत अच्छे मार्क्स हैं। और हमारी एसएससी की एक कमी थी कि हम लोग जीएस पर ध्यान नहीं देते थे 2022 से पहले, जब तक सीजीएल में वो इंक्लूड नहीं हो गया एज ए मैंडेटरी सब्जेक्ट। तो मैं सोचता था कि मेरा ना प्री निकल रहा है, एक साल भर में कम से कम, तो एम तो मेरा वही था कि सीजीएल और सीपीओ, भैया ऊंट पहाड़ के नीचे तो नहीं आएगा, इससे नीचे तो जाना ही नहीं है। एसएससी की 2 सबसे बड़ी एग्ज़ाम सीजीएल और सीपीओ जो ग्रेजुएट लेवल है, इससे नीचे तो मुझे जाना ही नहीं था। मैं बात ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको इससे नीचे नहीं जाना है, मैं इस एग्ज़ाम के बारे में क्यों डिस्कस कर रहा हूँ। आपको हमेशा एक गोल अपना हायर सेट करना है। हायर छोड़िए, आप चाहें तो हाईएस्ट भी कर लें उस डिपार्टमेंट का। जैसे यूपीएससी हुआ तो आप उसके बड़े एग्जाम से क्वालिफाई कीजिए। मैं यूपीएससी के लिए नहीं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मैं जस्ट बात बता रहा हूँ कि हाँ, आप उस तरह से देखिए। यदि आप स्टेट में आते हैं तो स्टेट में आप पुलिस और दरोगा से हट के थोड़ा बीपीएससी को देखिए। एसएससी में आ रहे हैं तो एमटीएस जीडी से हट के थोड़ा सा आप सीजीएल सीपीओ को देखिए।
और भी बहुत सारे एग्जाम्स हैं ऐसे ही। तो मैं कहता था कि भैया इसके नीचे नहीं जाना। मैंने तो कई बार एग्जाम को दिया भी नहीं, इससे नीचे वालों को सीजीएल सीपीओ दिया, 20 वाले में तो दोनों में से किसी में नहीं हुआ, प्री भी नहीं हुआ। तो नॉर्मलाइज मार्क्स का अलग बात है कि मेरा डाउन हो गया था, लेकिन प्री भी नहीं हुआ भैया। साफ साफ बात और सत्य है कि प्री भी नहीं पास कर पाया। क्यों? तो भाई जिस कोचिंग में हम पढ़ रहे हैं, जिस क्लास जिस इंस्टीट्यूशन से हम जुड़े हैं, उसमें आपको आपके बैच और आपके सिलेबस के अलावा कोई बात नहीं किया जा रहा है। मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं गया किसी कोचिंग में या फिर आप गए किसी कोचिंग में, आपने एडमिशन ले लिया। एडमिशन लेने के बाद अगर मान लीजिए आपने इंग्लिश की कोचिंग में एडमिशन लिया है, तो सिर्फ आपको आपका सिलेबस पढ़ाया जा रहा है, और चाहे अच्छा हो या ना, वो बात की बात है। कि वो कितना अच्छा पढ़ा रहे हैं या फिर कितना आपको डिटेल नॉलेज दे रहे हैं, वो बात की बात है। लेकिन आपसे इसके अलावा कोई बात नहीं की जा रही है। हो सकता है क्लास में आपसे उठा के पूछ दिया जा रहा है, या फिर क्वेश्चन किया जा रहा है, वो बात सही है। लेकिन आपके एग्ज़ाम में आपके फी, अभी मैं जो सिनेरियो देख रहा हूँ, आपके फी, आपका ड्यूरेशन और आपकी क्लास के अलावा कोई बात नहीं किया जा रहा है। कि मेरा क्या कहने का मतलब है, मैं बताना चाहता हूँ कि मान लीजिए कोई थोड़ा सा लंबा होगा, आप बने रहने का प्रयास कीजिएगा। मान लीजिए मैं किसी भी इंस्टीट्यूट से जुड़ा हूँ, ठीक है, कोई भी XYZ ऑफलाइन ऑनलाइन कहीं से भी हो, यूट्यूब पे फ्री हो। बात किस चीज़ की जा रही है? मान लीजिए मैं कह रहा हूँ कि मेरे बैच का जो प्राइस है 100 रुपया है। मैं नहीं लेना चाहता हूँ, मैं 499 999 लेके काफ़ी लोगों को हर्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मोस्टली प्राइस वही है। तो मान लीजिए मैंने 100 रुपये में एक बैच लिया, ये कह रहे हैं कि यदि आपने आज ले लिया तो इतना में देंगे, कल जाएंगे तो X2 में देंगे। ठीक है, जो कल की प्राइस है ये है, आज ही बुक कीजिए, ये कल के लिए है, मतलब आज के बाद ये लेंगे तो मतलब एक डेट है, आप यहाँ तक ले लिए तो इतना में, और वहाँ के बाद लिए तो इतना में। ठीक है, आपकी ड्यूरेशन क्या शेयर की जा रही है? चलिए ये 4 से 6 मंथ की रहेगी ड्यूरेशन। और भैया क्लासेज कितनी चलेंगी? मंडे टू फ्राइडे, 5 दिन। हो सकता है कोई गैप दे के चला रहा है अल्टरनेट डे पे, सप्ताह में 3 दिन, संडे तो ऐसे ही छुट्टी है। तो आप हमको ये बताइए कि आपने अपने बैच की प्राइस की बात कर ली, आपने बैच के नाम के बारे में बात कर ली, बहुत बड़ा भौकाल नाम रख दे रहे हैं, वो भी सही है। ड्यूरेशन की बात कर ली आपने, कितने दिन चलेगा वीक में, ये भी बात कर लिया। लेकिन मैं कहता हूँ कि क्या सिर्फ सिलेबस पढ़ा देने से सिलेक्शन हो जाएगा? नहीं होगा। मैं वो फील किया हूँ, आप भी फील करते हैं, लेकिन आप चीज़ों को देख नहीं पा रहे हैं। क्यों? तो आप सो के ही उठ रहे हैं 10 बजे, तो आपकी नींद तो 10 बजे बाद ही खुलेगी। खाना बनाते होंगे 12 बजे तक, खा पी के फिर 2 घंटा रेस्ट 2 बजे तक। उसके बाद आप क्या कर रहे हैं कि थोड़ा सा निराश हो जा रहे हैं, तो सोचने में समय निकल जा रहा है। फिर रात हो गया, 7-8 बज गया, आप मार्केट चले गए, खाना ला के, फिर सब्जी ला के खाना बनाया, खाया। 11-12 बजे तक मूवी, क्रिकेट और IPL जो भी आप देख रहे हैं, आप उसको देख रहे हैं और आप सो गए। आपको इन सब चीज़ों को गौर करने के लिए आपके पास टाइम ही नहीं है, और ना टीचर आपको ये बताना चाहता है कि भैया ऐसा ऐसा भी है, इसके अलावा भी आपके साथ कुछ है। तो आपको मैं इसीलिए कह रहा हूँ, सिलेक्टेड लोगों से मिलिएगा तो वो चीज़ों को जानते हैं, परख रहे हैं। मैं भी यहाँ आने से पहले बहुत सारा यूट्यूब चैनल खंगाल के देखा हूँ, कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, उसकी स्ट्रेटजी कैसी है। क्योंकि बिना हम जाने, बिना देखे हम आकर ये किसी को ब्लेम नहीं कर सकते हैं कि ये काम कोई नहीं कर रहा है। मैं तो देखा ये काम कोई नहीं कर रहा, यदि कोई कर रहा होता तो मैं इतने दावे के साथ नहीं कह रहा होता। इसके बारे में बताइए, सभी इतने के बारे में बात कर रहे हैं, इसके बाद का बात कौन करेगा कि सिलेक्शन कैसे होगा? तो ये चीज़ें हैं आपके साथ। आप फिर इसी में जा रहे हैं, फिर दोबारा आप रिन्यूअल करा रहे हैं। एक रिन्यूअल का अलग आ गया है कि आप मेरे अगर पुराने बच्चे हैं तो आपको और डिस्काउंट दिया जाएगा। भैया एक बार मैंने क्लास लेकर पढ़ा 6 महीने, वो कह रहे हैं आप एक रिवीजन के तौर पे इस क्लास को आप ले सकते हैं। रिवीजन हम वीडियो से ही कर रहे हैं, आप भी उतने ही बेवकूफ़ हैं जितना वो बना रहे हैं। तो क्या कहें, बहुत सारी बातें हैं ऐसी ऐसी, कहिएगा रोज़ सर आकर ऐसी बातें करते हैं। तो भैया बात यही है, सिलेक्शन इसीलिए नहीं हो पा रहा है। इसलिए नहीं कि आपका कंटेंट कमज़ोर है, आपकी पढ़ाई कमज़ोर है, नहीं, आपके पास गाइडेंस नहीं है। मैं मानता हूं कि 2 ही प्रकार के बच्चे सेलेक्ट होते हैं, या तो उनके पास प्रॉपर गाइडेंस हो, जो मेरे पास नहीं था, या तो वो किताबों में डूबना चाहते हैं, वो भी मेरे पास नहीं था भाई, दोनों चीज़ में से।
लेकिन मेरे पास ये डेडिकेशन जरूर था कि मैं चीज़ों को एनालिसिस करूं और देखूं कि कैसा है, मैं क्या कर रहा हूं, मैं कैसे जा रहा हूं, मैं एग्ज़ाम में क्यों नहीं हो रहा है। इन चीज़ों को मैं देखना शुरू किया जब मैं 2 साल लगातार फेल हुआ और कोई मुझे मिल नहीं रहा है, ना मेरे कोचिंग में, ना कोई मेरे आस पड़ोस में, ना कोई मेरी बिल्डिंग में, ना मैं जहाँ रह रहा हूँ, ना मेरा कोई फ्रेंड सर्कल है, मतलब जिसमें सिलेक्टेड हैं, जो हैं उनसे मेरा कोई नाता नहीं है। कोई नीट है, कोई मेडिकल है, कोई इंजीनियरिंग में है। तो मैं कहा कि भैया आखिर इसका सोल्यूशन निकले कैसे। टीचर इतने बड़े मतलब इतने पहुंच गए हैं ऊपर कि उनसे आप बात नहीं कर सकते हैं, और जिनके पास आप बात करने के लिए जा रहे हैं उनके पास टाइम नहीं है, क्योंकि आप वो इंडिविजुअली बात नहीं कर सकते हैं। इंडिविजुअली नहीं कर सकते हैं, यहाँ आप कॉमन बात तो कर सकते हैं ना। आप मेरी बातों को 50 लोग सुन रहे होंगे ना, 500 लोग सुनेंगे ना कम से कम। तो इस तरह की बातें, एक टीचर के पास समय नहीं है कि वो ऐसी बातें करके आपको गाइड करे कि ऐसा भी है। आप इन चीज़ों से बाहर निकलिए। जो ऑनलाइन का पढ़ाई है बहुत अच्छा है भैया, बहुत अच्छा है, लेकिन जिसमें फंसा कर रख दे रहे हैं ना जो कुछ ऐसे मतलब मेंटोर हैं कि आपको इसी में उलझा के रखे रह रहे हैं कि आप इससे बाहर निकलिए ही मत। सोचिए, आप मेरे ही बातों को सोचिए जितना मैं सोच रहा हूँ, और इतनी ही बातों का फॉलो कीजिए। ठीक है, तो ये बातें रही। तो मैं सोचता था कि भैया आखिर वो कौन लोग हैं। उसी पीडीएफ में शक्ति सिंह है, शक्ति कुमार है, शक्ति मतलब शक्ति के नाम से और भी नाम है, लेकिन शक्ति यादव सेम रोल नंबर नहीं है भैया। क्यों? टीचर से बात करने का समय नहीं है। वो आ रहा है एक बैक वाले अपने डोर से, और आके स्टेडियम अपने पोडियम से बात करके और अपने मंच से बात करके वो चला जा रहा है। आपको हो सकता है कि आपको क्लास में क्रॉस क्वेश्चन किया जाता हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके अलावा सिलेक्शन पे बात कोई नहीं कर रहा है कि कैसे होगा। वो अपने सिलेबस में, फिर वही बता रहा हूँ कि वो अपने सिलेबस पे बात कर रहा है कि मैंने आज आया आपको प्रॉफिट लॉस पढ़ाया, मैं आज आपको आया नाउन पढ़ाया, मैं आपको वोकैब पढ़ाया। लेकिन क्या सिर्फ पढ़ा देने से सिलेक्शन है? नहीं। इसी बात पे हमसे बात कीजिए, आप कमेंट कीजिए, आपका कोई पर्सनल राय है तो आप उसको बताइए। तो हम इस क्लास को, और कोई चीज़ तो इसमें छूट नहीं रही है। छूटा नहीं, क्योंकि मैं पीपीटी बना के नहीं था, मैं लिख कर बताने में, खुद को एक्सप्रेस करने में ज़्यादा बिलीव करता हूँ, ना कि यहाँ पीपीटी बना के ला दूँ, छाप दूँ सारी चीज़ों का क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी और एज रिलैक्सेशन और सब कुछ। नहीं, मैं चाहता हूँ कि मैं सब कुछ बोल के बताऊँ, मैं कुछ यहाँ लिख के बताऊँ क्या सिलेबस है, कैसा है। मैं इस तरह से डिलीवर करना चाहता हूँ। मैं जब अपनी सिलेबस को कंप्लीट शुरुआत करूँगा तो ये नहीं होगा कि ये प्रोनाउन है, अगर समझिएगा इस बात को। तो ये नहीं कि प्रोनाउन लिखा है और इसकी सारी पीपीटी, इसके काइंड्स 10 प्रकार होते हैं, 12 प्रकार होते हैं, सब लिख के ला दिए, सारे उसका सारा डिफिनीशन ला दिए, एग्जाम्पल ला दिए। टीचर कर क्या रहा है, इसको ला के और बात के चला जा रहा है, हो गया। तो टीचर तो कोई भी बन जाएगा जब यहाँ लिखा है। बस एक कॉन्फिडेंस चाहिए कैमरे के सामने आने का। तो यहाँ लिखा हुआ कौन पढ़ नहीं देगा इंग्लिश और हिंदी में कि नाउन, नाउन उससे कहते हैं जो किसी नाम, पर्सन, प्लेस और थिंग का नाम होता है। नाउन इन नेम ऑफ एनीथिंग, जितने भी प्रकार होते हैं आप उसको बताइए, आप जितने भी डिफिनीशन है आप उसको शेयर कीजिए। लेकिन क्या वो तरीका एक टीचर को भी बहुत आलसी बना दिया है, और बच्चों को तो मतलब अब तो समझिए कि जो एक टेंशन होता था टीचर को, जो बोलते थे सर तो अपना नोट्स लेकर आते हैं पढ़ाने। देखिएगा इस बात को, पता नहीं कितनी लंबी दूरी हो गई टाइम क्लास का। जो बच्चे बताते हैं कि सर तो नोट्स लेकर आते हैं क्लास में, अब तो झंझट ही खत्म हो गया। अब मेरे भाई वो काम खत्म हो गया कि कोई टीचर को अब कहे कि वो नोट्स लेकर आते हैं, क्योंकि सारा नोट्स यहाँ पहले ही पीपीटी के रूप में छपा हुआ है। नाउन क्या है, नाउन को कितने भागों में बांटते हैं, नाउन के कितने प्रकार हैं, काउंटेबल, अनकाउंटेबल, उसके बाद उसको कितने में बांटते हैं, पीसीसी, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, कैसे 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 उसमें हम बांटते हैं कि काउंटेबल में कौन सा जाएगा, अनकाउंटेबल में कौन सा जाएगा। तो ये चीज़ अब ख़त्म कर दिया गया है। क्यों? तो एक पीपीटी लाइए, आप अपने पहले ही सजा कर रखिए। हो सकता है वो टीचर भी पीपीटी तैयार नहीं कर रहा हो, कोई बुक को अपना सजेस्ट कर दिया है, उसका टाइपराइटर उसको टाइप कर रहा है, तो उस बारे में छोड़िए। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ सब कुछ लिख के बताऊँ। यदि मैं प्रोनाउन लिख दिया, सिर्फ प्रोनाउन, यदि मैं प्रोनाउन लिख दिया अगर यहाँ, इसलिए बात कर रहा हूँ प्रोनाउन की, नाउन की तो सभी शुरुआत करते हैं, प्रोनाउन से मैं भी शुरुआत नहीं करूँगा। लेकिन मैं एक बात बता रहा हूँ, इस प्रोनाउन के बारे में मुझे सारा कुछ पता होना चाहिए। नो डाउट मुझे पता है, लेकिन ये पीपीटी क्यों भैया? ये पीपीटी में आप उसका हिंदी में, इंग्लिश में डिफिनीशन लिख के ला रहे हैं, और एग्जाम्पल भी ला रहे हैं, और वाच के चले जा रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को आप देखिए, गौर कीजिए। और क्या है ना कि जैसे हम लोग जो
खुद को एक्सप्रेस करेंगे ना, तो हम अपनी बातों को, अपने एग्जाम्पल को रख पाएंगे। बाकी बाद में आपको सोल्यूशन कराना है तो आप लाइए प्रीवियस पेपर उठा के, आप उसको पीपीटी में लाइए क्वेश्चंस को, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि अब वो समय चला गया कि जब हम लोग व्हाइट बोर्ड पे पढ़ा करते थे तो एक टीचर, जो भी कोई टीचर थे किसी भी विषय के, तो क्वेश्चन पहला ला रहे हैं कि द वर्मिन हार्म मच द कॉप्स। अब ये समय गया कि इतना दूर ये नाउन का क्वेश्चन लिखे टीचर, अब ये समय गया, ये ना टीचर कर पाएंगे ना ही बच्चे यहाँ रुक पाएंगे। ये चीज़ें अगर पीपीटी में आए क्वेश्चन तो समझ में आता है भैया आप प्रोनाउन की डिफिनीशन क्यों ला रहे हैं। मैं किसी एक को नहीं कह रहा, मैं किसी समाज को नहीं कह रहा, मैं अपना व्यू बता रहा हूँ कि यदि मैं कल को आता हूँ तो मैं यहाँ सिर्फ ये टाइटल रहेगा उसका कि चैप्टर क्या है, टाइटल उसका, बस हेडिंग, इसके अलावा कुछ नहीं। यदि ईच अदर और वन अनदर को सर्च ये डिफाइन करना है, ईच अदर और वन अनदर को, तो सिर्फ ये इतना ही लिखा रहेगा, ये नहीं कि उसका डिफिनीशन भी उसी में है, उसका एग्जाम्पल भी उसी में है। हम आपको सिर्फ पढ़ के बताने की बात कर रहे हैं, क्योंकि किताबें तो बोलती नहीं, तो सिर्फ मैं बोलने का काम कर रहा हूँ यहाँ पे। मतलब मैं एक किताब को अपना वॉइस दे दिया हूँ। ठीक है, तो चलिए हम इसको यहीं समाप्त करते हैं। बाकी इन चीज़ों बात होगी भाई। आज मुझे वोकैब की डिटेल स्ट्रेटजी बतानी थी, कल की वीडियो लंबी हो गई थी, वो तो केवल सिलेबस बताने में ही, क्योंकि सिलेबस है भी लंबा, जो 3 महीने में गांजा फूंक के बता रहे हैं, तो बिल्कुल वैसे ही बात करेंगे, उनका स्ट्रेटजी भी खत्म हो जाएगा और उनका सिलेबस भी खत्म हो जाएगा और आपका सिलेक्शन भी नहीं होगा। इस बात पे कल बात हो चुकी है, एक ही काफ़ी चीज़ें हैं उनमें, तो मुझे बात करना था। लेकिन जो ये स्टेनोग्राफर का जो नोटिफिकेशन आया, उसने मुझे इतना, जबकि मुझे एग्ज़ाम नहीं देना है, ना ही मुझे उसमें नौकरी लेनी है, फिर भी इतना बुरा लग रहा है कि वो बच्चे जो साल भर से तैयारी कर रहे हैं, 2 साल से तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि आधे तो टीचर्स ने उसको मुश्किल बना रखा है, और जो सही से पढ़ा रहे हैं उनके तक आप जा नहीं पा रहे हैं, या फिर आपको पहुंच नहीं है, या फिर आप जाना नहीं चाहते हैं, या फिर हो सकता है नॉलेज भी नहीं हो, कोई भी बात हो सकती है। तो उन बच्चों का क्या होगा जो 261 पोस्ट के लिए लड़ाई कर रहे हैं, जिसमें एक सर्विसमैन, OWH, PWH और कौन कौन सी कैटेगरी है, उसके बाद जातिगत कैटेगरी, OBC, जनरल, ये सारी चीज़ें हैं। कौन इस चीज़ का मतलब भुगतान कौन करेगा? जो बच्चे अच्छी तैयारी किए होंगे, कोई बच्चा 1 नंबर से रह जाएगा, कोई आधे नंबर से रह जाएगा। यदि वैकेंसी 1000 भी होती तो कुछ तो बच्चे और पास करते। यदि वो 10 गुना भी बच्चा लेता है अगर प्री में, तो 10,000 बच्चे पास करते ना। अब अगर 261 का 20 गुना भी कर दे तो कितना जाएगा भैया? यहाँ 20 गुना बच्चा भी अगर अटेंड करवा लेता है प्री के बाद, मतलब सेलेक्ट करता है प्री से, तो कितना बच्चा जाएगा? वहाँ अपने आप को, जब वैकेंसी ज़्यादा आती है तो अपने आप को एक्सप्लोर करने का एक मौका मिलता है कि हाँ मैं प्री देने के बाद गया था, बैठा था मैं मेंस में, हुआ नहीं हुआ पता तो चलता है कम से कम। लेकिन यहाँ तो पहले ही रास्ते क्लोज कर दे रहे हैं। मैं आधे बच्चे तो फॉर्म नहीं भरेंगे, मैं कहता हूँ फॉर्म भरिएगा, आप एग्ज़ाम भी देने जाइए, आप अच्छी तैयारी भी कीजिए। लेकिन वो जो बिगनर्स हैं, फिर मैं इंक्लूड कर रहा हूँ, वो जो बिगनर्स हैं, कृपया 2025 स्टेनोग्राफी को टारगेट ना करें। 2 महीने की तैयारी नहीं है SSC की, और आप 2026 के लिए तैयारी कीजिए। नहीं तो आगे आने वाले जो एग्जाम है CHSL, GD, MTS, जो नवंबर दिसंबर के आसपास, मतलब अक्टूबर का, मतलब कम से कम 3 से 4 महीने आपके पास समय हो, यदि कोई किसी आप तो टीचर से भी पढ़ रहे हैं तो वो आपको गोला बारूद बना के भर दे इतना। ठीक है, तो चलिए ठीक है, आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, जो वोकैब का डिटेल्ड जो स्ट्रेटजी होगा उस पर हम लोग बात करेंगे, क्योंकि कल की वीडियो लंबी हो गई थी। आज की जो वीडियो है ये भी थोड़ी लंबी ही हो गई है। और स्ट्रेटजी जो होती है इतनी छोटी बात नहीं है कि आप आए 5 पार्ट्स बता दिए कि वोकैब से इतने आते हैं और ऐसे ऐसे करके चलेगा, नहीं। तो मैं अपनी तरफ से कल उसको पूरा एक्सप्लेन करने का प्रयास करूंगा अगली वीडियो में। अगर शाम को मैं ट्राई करूंगा, बन जाए तो बहुत अच्छी बात है। और अपनी नोट्स को भी दिखाऊंगा कि मैं कैसे बनाता था, मैं कैसे पढ़ा रहा हूं। और मंडे से मैं बैच का अनाउंसमेंट होगा कि CGL की कब से आ रही है और फाउंडेशन बैच का कब से है, मतलब जो थ्योरी बैच है फाउंडेशन की, और CGL का हो गया। और MTS ये क्या कहते हैं, आप कमेंट में बताइएगा कि क्या स्टेनोग्राफी के लिए क्लास शुरू करनी चाहिए। मतलब स्टेनोग्राफी का क्या, उसका इंग्लिश अलग नहीं है, लेकिन एक जो एग्ज़ाम के समय का जो पार्टिकुलर एग्ज़ाम की तैयारी होती है, उसकी प्रैक्टिस बैच होती है, तो वो एक अलग कहीं ना कहीं आप पे इम्पैक्ट डालता है, आप पे असर डालता है।
और उसका अच्छा आउटपुट भी आता है। क्योंकि मैं हमेशा से कहता हूं कि आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं आप उससे कम से कम 2 से 3 साल के पेपर को, कम से कम 5 साल कर ले तो फिर बहुत अच्छी बात है, 3 साल के पेपर को मैं हमेशा टारगेट करता हूं। यदि मुझे 2025 का सीजीएल देना है तो मैं 22, 23 और 24 ये 3 पेपर तो मैं दूंगा ही दूंगा। यदि मुझे टाइम मिला तो मैं 2020 के बाद से शुरू करूंगा, 5 साल के पूरा पेपर को मैं सॉल्व करूंगा। जैसा टाइम वैसा काम। तो अभी आप यदि नहीं भी जुड़ रहे हैं तो आप अपनी तरफ से अपनी तैयारी कीजिए। जरूरी नहीं कि आपको एक टीचर, एक मेंटर ही सब कुछ बता सकते हैं, लेकिन एक प्रॉपर गाइडेंस होता है। इसके लिए मैं बात कर रहा हूं कि आप सिर्फ क्लासेस को सुनिए, मत पढ़िए, नहीं नोट्स बनाइए, आप सिर्फ सुनिए ताकि आपको पता चले कि क्या मैं जो सोच रहा हूँ मेरा व्यू कहीं से गलत है। तो आप अपनी राय बता सकते हैं कमेंट में एकदम खुले दिल से, किसी का कोई वो नहीं है कि नहीं आपने खराब कमेंट किया, अच्छा कमेंट किया है। और आपको जैसा भी वीडियो लगता है आप रिस्पॉन्स वैसा दीजिए, आप वैसा मैसेज कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि मैं भी जान पाऊँ कि क्या मुझे और भी चीज़ें हैं जो सुधारनी है, या फिर मैं अपनी तरफ से कोई चीज़ ऐसा जोड़ सकता हूँ, ऐड ऑन कर सकता हूँ। आपकी क्या राय है? आप इसके लिए बिल्कुल स्वागत है आपका। आप आइए, चलिए धन्यवाद। आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में, ठीक है।